कॉटन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला कि बीटी कॉटन एक कॉटन का प्लांट है, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो साइंटिस्ट ने कहते हैं कि बीटी कॉटन ये कॉटन के प्लांट में बैसिलस तुरस्कियोनेंसिस की फ्राई चेन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक फ्राई चेन्स and this proteins code for insecticidal protein, फ्राई प्रोटीन, और फ्राई प्रोटीन कैसी है? इंसेक्टिसाइडल। ठीक है, तो काइनेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? सर बोर्ड क्लियर से दिख नहीं रहा। बैसिलस तुरंसिस, ये बैक्टीरिया, ठीक है, इसकी काइनेंस है, और एक काइनेंस फ्राई प्रोटीन के लिए कोड करती है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। और ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है बेसिकली इट किल्स इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को किल्स, ठीक है। और दूसरा ये भी याद रखना कि ये फ्राइजीन्स जो है बेसिकली ये ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब ये सर्टेन ग्रुप्स जो है इंसेक्ट के उन्हीं को किल करती है। डिफरेंट टाइप की क्राई प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को किल करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्राई जीन्स को, ये जो क्राई जीन्स है इसको क्लोन करके नहीं है चलो बोर्ड क्लियर से दिख नहीं रहा। मेरी तरफ तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। मेघनाथ, आपको बोर्ड सही लग रहा है या आपको भी जो है हेजी अपीयर हो रहा है? सर आप क्लियर है। ओके, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये ग्रुप स्पेसिफिक, इसको बाद में क्लोन करने की बात करते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। ग्रुप मतलब डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन है वो डिफरेंट ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। जैसे ग्रुप स्पेसिफिक में अगर हम देखें, जैसे लेपिडो, ये इंसेक्ट का ग्रुप, ठीक है, इसको जो है बेसिकली अफेक्ट करता है, लेप्टोटेरियम को अफेक्ट करता है, ठीक है। लेप्टोटेरियम में कई सारे हैं, जैसे टोबैको बटवर्म, आर्मी वर्म है, ठीक है, इसके जैकल, टोबैको बटवर्म, आर्मी वर्म, ठीक है, ये इसके लेप्टोटेरियम के एग्जांपल हैं। इसी तरह से कोलियोप्टेरियंस है जिसमें बीटल्स आता है, टेप्टेरियंस है जिसमें फ्राइजन, कोलियोप्टेरियंस इसके अंदर बीटल्स आते हैं। इसके बाद डिप्टीरियंस है, डिप्टीरियंस में आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटो आते हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो इस तरह से डिफरेंट काइजीन्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को अफेक्ट करती हैं, किल करती हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है।
चलो, मैंने क्या कहा कि जो ट्राइजीन्स है इसको आप क्लोन करके क्लोन एंड एक्सप्रेस इन प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कि कॉटन है तो कॉटन मान लो, ठीक है, क्लोन एंड एक्सप्रेस इन प्लांट्स एंड इट प्रोवाइड resistance against insect के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड हेलो यस सर, सुनाई दे रहा है। ठीक, चलो यहाँ से जो है क्या कहते हैं इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर। अब ये जो बीटी जीन्स है ये प्रोड्यूस करती है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसको प्राई प्रोटीन बोल रहे हैं वो, ठीक है। और ये जो प्राई प्रोटीन है ये इंसेक्ट को अगर किल करती है तो बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करती या प्लांट को किल क्यों नहीं करती? तो उसका रीजन ये है कि जो प्राई प्रोटीन ये बैक्टीरिया या जो है प्लांट में इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। प्रोटॉक्सिन कैसा है? इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव। ये जो है जब गट में जाता है, गट ऑफ इंसेक्ट, ये जब गट ऑफ इंसेक्ट में जाता है तो वहां पे जो एल्कलाइन पीएच, ठीक है, गट में, वो बेसिकली इसको प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो टॉक्सिन है ये क्रिएट करती है, क्रिएट्स फोर्स इन गट ऑफ इंसेक्ट, गट ऑफ इंसेक्ट में ये फोर्स क्रिएट करता है और इसकी वजह से किलिंग हो जाती है, किलिंग ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, किलिंग हो जाती है इंसेक्ट। तो प्राई प्रोटीन बेसिकली वो एक प्रोटॉक्सिन है, इसकी वजह से ये बैक्टीरिया या प्लांट जहां पे एक्सप्रेस हो रहा है उसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये प्रोटॉक्सिन बेसिकली चेंज होता है अल्कलाइन पीएच में और अल्कलाइन पीएच मिलता है उसको गट ऑफ इंसेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली एक और चीज, ये जो प्राई प्रोटीन है, ये जो प्राई प्रोटीन है इट प्रोड्यूस ओनली अ पर्टिकुलर फेज ऑफ बैक्टीरिया, it produce only during particular phase of bacteria. Actually जब वो स्पारुलेशन कर रहा हो, during स्पारुलेशन, during स्पारुलेशन के बाद जो क्रिस्टल, और ये किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल,
और ये क्रिस्टल कहाँ पे सॉल्युबलाइज होते हैं? इन गट ऑफ गट ऑफ, और ये जो गट ऑफ इंसेक्ट पे सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो इस तरह से, एपिथेलियम ऑफ मिडगट। यहीं पे बेसिकली क्रिएट फोर्स फॉर स्वेलिंग एंड लाइसिस, फॉर swelling and lysis, eventually cause death. आगे बढ़ते हैं। Specific cryogens selected for specific insect such as, अच्छा हाँ, ये भी बोल सकते हो कि जो टारगेट सिलेक्शन ऑफ टारगेट है, सिलेक्शन ऑफ, ये ऐसे बोलते हैं ट्राइप्रोटीन्स या ट्राइजीन्स, डिपेंड्स ऑन both type of target insect के टाइप पे एंड प्लांट्स होस्ट मतलब टारगेट इंसेक्ट कैसा है, होस्ट प्लांट या क्रॉप प्लांट, होस्ट क्रॉप प्लांट। जैसे एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल देखो, कई टाइप की जीन्स है, लाइक क्राई 1A एंड क्राई 1B, ठीक है। इस तरह की जीन्स है जो डिफरेंट उसको अफेक्ट करती हैं। तो एक मिनट, ये कंट्रोल करती है कॉर्नबियर, कॉर्न को। इसी तरह से क्राई 1AC एंड 2B, एंड क्राई 2AB, ये जो है दोनों में दोनों
कॉटन बॉल बॉम्ब्स को कॉटन बॉल बॉम्ब्स इनको अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर पे जो दूसरा एग्जाम्पल है, बढ़ जाए आगे। यस सर। पेस्ट रेजिस्टेंस। पेस्ट रेजिस्टेंस पेस्ट रेजिस्टेंस में हमको देखना है किसके बारे में। एक वर्म है बेसिकली, जो एक डिजीज कॉज करता है, पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट में थ्रू आरएनए साइलेंसिंग। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। इस तरह से लिखने पर several nematodes parasitize crop food. For example, millet oil, ठीक है। ये बेसिकली कॉज करता है रूट नॉट डिजीज। इन टोबैको प्लांट। टोबैको and rate reduction, ठीक है, and rate reduction in crop value। अच्छा, ये प्लांट्स एंड ह्यूमन आल्सो, ठीक है, ह्यूमन को भी बेसिकली नेमेटोड पैरासिटाइज करते हैं, ह्यूमन आल्सो। ठीक है, तो इसमें रेजिस्टेंट कैसे डेवलप किया गया, ये जो है बेसिकली मिलेटोन का बेसिकली रूट नॉट डिजीज कॉज करता है, जिसकी वजह से रेट रिडक्शन हो जाता है क्रॉप यील्ड। ठीक है, तो जो पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया गया, इसको लिख लो तो आगे बढ़ो। यस सर। सर इसकी फंक्शन एक बार और बोलिए। क्या बच्चे? एक फंक्शन नहीं समझ में आ रहा, क्या सर हुआ? पेस्ट रेसिस्टेंट का फंक्शन और एक बार बोलिए। मैंने अभी जो भी बोर्ड में लिखा वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। उतना ही है, अभी आगे कुछ बताया ही नहीं, अब मैं बताऊंगा ना। ओके सर। एक नॉवेल स्ट्रेटजी है जिससे प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप किया गया, या अगर मैं ये बोलूं कि जो मिलेटो ये है इनकॉग्निसेंट, इसके अगेंस्ट एक नॉवेल स्ट्रेटजी
डेवलप की गई, ठीक है। डेवलप, जिसका नाम है क्या, आरएनए इंटरफेरेंस। अब सबसे पहले आप ये आरएनए इंटरफेरेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करो। ये एक नेचुरल डिफरेंस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस इज अ नेचुरल डिफरेंस मैकेनिज्म। ये क्या है, नेचुरल डिफरेंस मैकेनिज्म, ठीक है। किसमें डेवलप होती है, डेवलप इन यूकैरियोट्स, अगेंस्ट वायरसेस। हालांकि जो आरएनए इंटरफेरेंस है आल्सो प्ले रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन्स, रेगुलेशन या आप ये बोल सकते हो साइलेंसिंग ऑफ, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, ये साइलेंसिंग ऑफ जीन्स भी करती है। यहाँ का ऊपर लिख दे रहा हूं ये चीज, साइलेंसिंग ऑफ जीन्स। ध्यान रखना ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस कहां पे, यूकैरियोट्स। चलो आगे देखते हैं जरा सा। कॉपी कर लिया इसको, यस। इसमें एक्चुअली होता क्या है, this method involves silencing of specific mRNA। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ फिर से। जैसा सपोज कर लो सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए बनता है, और ये जो एमआरएनए है इसी एमआरएनए को साइलेंस करने की बात की जा रही है, ठीक है। एमआरएनए को साइलेंस करना, तो एमआरएनए को आप साइलेंस कैसे कर सकते हो कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो भी एमआरएनए बना है इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल जाए, तो अगर जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आएगा वो इसके साथ क्या कर लेगा। अगर सपोज कर लो आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इंट्रोड्यूस किया इस तरह, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ठीक है। ये 3 प्राइम सॉरी, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये क्या कर लेगा, ये दोनों के दोनों आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहाँ पे राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा प्रोटीन के सिंथेसिस में। दूसरा, ये जो डीएनए जो है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स है, मैसेंजर आरएनए डीएनए हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स, इस पे कुछ ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स काम करेंगी जो इसको ब्रेक करा देगी, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ डालेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए लिखा हुआ है
This method involves silencing of specific mRNA due to complementary double stranded RNA molecule. ठीक है, involves silencing of specific RNA due to complementary double stranded RNA molecule. ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, द मेथड इन्वॉल्व्स साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, ठीक है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। that binds and prevents translation of mRNA, और इसी prevents translation of mRNA को क्या बोल रहे हैं, RNA साइलेंसिंग, क्योंकि जो है mRNA का जो है ट्रांसलेशन रुकेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, तो उसी को बोल देते हैं RNA साइलेंसिंग, उसी को बोल देते हैं हम RNA साइलेंसिंग। इरेज करते हैं इस पार्ट को। यस यस सर। ये सोर्स है, देखो ये जो बना है यहाँ पे, ये जो हाइब्रिड बना है बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड cDNA, ठीक है, इसका जो सोर्स है, cDNA का जो सोर्स है उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है, cDNA की जो सोर्स है उसकी बात करने जा रहे हैं। सोर्स ऑफ दिस source of this cDNA may be दो सोर्स की बात कर रहा है एनसीईआरटी आपका, दो सोर्स की बात कर रहा है। एक सोर्स में बोल रहा है कि मे बी बाय infection by infection of viruses, by infection of viruses that contain, ये भी याद रखना, virus that contain RNA जीनोम, ठीक है। एक सोर्स तो ये हो गया कि जो बेसिकली कोई आरएनए वायरस से आप इंफेक्शन कराओ, कोई आरएनए वायरस से आप इंफेक्शन कराओ, तो वो जब आरएनए सपोज कर लो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर आरएनए जाएगा, क्योंकि वो जीनोम में ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, cDNA में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो cDNA बेसिकली जो आरएनए है, ये जो आरएनए है बेसिकली उसका, ये आरएनए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आपने डाल रखा है, किसके अगेंस्ट, इस वाले मैसेंजर आरएनए के अगेंस्ट। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो जाके वही ये जो cDNA है ये, ठीक है, ये दोनों मिलके आपस में हाइब्रिड तरह बना के ये बनाते हैं, ठीक है, ये चीज कर रहे हैं। तो एक सोर्स तो मैंने बता दिया कि बाय इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस दैट कंटेन आरएनए जीनोम। दूसरा जो है क्या कहते हैं, by mobile genetic elements, by mobile genetic elements। अब ये इतना ही याद रख लेना, ये जो मैं लिख रहा हूं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स,
क्योंकि आपके यहाँ इसका बहुत डिटेल नहीं। एक्चुअली जो याद रखना है चीज वो ये है कि जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांसपोजॉन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजॉन। ठीक है। और ये रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए मतलब जब इनका रेप्लिकेशन होता है तो उस दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है आरएनए इंटरमीडिएट, यही आरएनए इंटरमीडिएट सीडीएनए बनाएगा और सीडीएनए बेसिकली जाके वो हाइब्रिड जो है हाइब्रिडाइज कर लेगा। तो सोर्स ऑफ सीडीएनए जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो या तो बाय इन्फेक्शन हो सकता है या बाय मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसको आप ट्रांसपोजॉन बोलते हो, जो कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करता है। इरेज कर दें? Yes. अब देखो एक तरीका और भी बताता हूं कि एग्रोबैक्टीरियम को मैंने बोला कि क्या है एग्रोबैक्टीरियम, ये आपका नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, मैंने बताया। ये किसको इन्फेक्ट करता है? इन्फेक्ट प्लांट्स। किसको इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। तो सिंपल सा ये तो बैक्टीरिया है। अगर इसके अंदर बेसिकली आप प्लाज्मिड में जीन्स को डाल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, एक में बेसिकली ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। एक और प्लाज्मिड ले लो, उसमें भी बेसिकली ठीक है जो है क्या कहते हैं, ये जो जीन्स हैं, ये जो दोनों जीन्स हैं, इसको सपोज कर लो 1 जीन्स कर लो, इसको 2, ठीक है। तो बोथ 1 and जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, बोथ 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब इनको आपने क्या किया है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफर, ये जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, ठीक है, ट्यूनिफेसियंस, इसको आपने ये इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट प्लांट्स। तो जब ये प्लांट्स के अंदर जाएगा तो इसके जो है क्या कहते हैं, यहाँ से दोनों पार्ट, ये दोनों पार्ट बेसिकली इस तरह से एमआरएनए बनेगा और दूसरा एमआरएनए बनेगा, जो बेसिकली क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। हाइब्रिडाइज करने के बाद इसमें एक आएगा रिस्क कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब ये है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये बेसिकली है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। और ये जो छोटे टुकड़े हैं इस पे फिर एक एंजाइम काम करेगा जिसको बोलते हैं डाइसर। डाइसर क्या करेगा? इनका एक ही फ्रेगमेंट रहने देगा, एक ही फ्रेगमेंट रहने देगा, एक को डाइजेस्ट कर देगा। अब ये जो एक फ्रेगमेंट रह रहा है, सपोज कर लो कि एक प्रोटीन है, प्लांट के अंदर एमआरएनए है, ये एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है। एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। और ये कौन बना रहा है? ये आपका मिलाइड गाइने इनकॉग्निटा बना रहा है, ठीक है, प्लांट के अंदर, जो कि उसके लिए एसेंशियल, उसके लिए क्या एसेंशियल। और ये जो पार्ट है, ये आरएनए का जो पार्ट है, these part are complementary with mRNA, ठीक है। तो ये जाके इस तरह से बाइंड कर जाएंगे, और ये जब बाइंड कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये ट्रांसलेशन को अरेस्ट कर देंगे, अरेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को ये अरेस्ट कर देंगे। और आज ट्रांसलेशन का अगर अरेस्ट होगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और जीन साइलेंस हो जाएगी।
जीन साइलेंस हो जाएगी। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी है जिनको यूज किया गया है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने। ठीक है, तो ये जो बोथ 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, इनको ये भी बोल सकते हो कि दीज आर द सेल्स एंड एंटी सेल्स। अब सेल्स एंड एंटी सेल्स मैंने पढ़ाया है आपको कहां पे, जब आरएनए ट्रांसलेशन वो सॉरी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहा, ये भी बोल सकते सेल्स एंड एंटी सेल्स पार्ट। आपने क्लोन किया, आपने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर डाला, एग्रोबैक्टीरियम पेशेंट्स ने इन्फेक्ट किया प्लांट को ऑलरेडी इन्फेक्ट कर रखा था किसने, जो इनकॉग्निटा, ठीक है, उसकी जो एक एसेंशियल प्रोटीन है जिससे सबसाइड हो रही है वो उसके साथ ये जाके बाइंड कर जाते हैं और उसके ट्रांसलेशन को अरेस्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। ओके, तो यहाँ से आपका पेस्ट रेजिस्टेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पार्ट मैंने फिनिश कर दिया है। अब चलते हैं हम मेडिसिन, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। कितना टाइम है अभी हमारे पास? 24 मिनट। बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं बचा है, थोड़ा सा है। लिख देते हैं यहाँ एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में आपको इस तरह से 3 जगह पे हमें चीजें पढ़नी है। एक है थेरेप्टिक्स, जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। थेरेप्टिक्स, जीन थेरेपी एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, अब थेरेप्टिक्स को देखते हैं। थेरेप्टिक्स में जैसे ह्यूमलिन का फॉर्मेशन, यहाँ पे ह्यूमलिन, ठीक है, ह्यूमलिन क्या है, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, आर्टिफिशियली या सिंथेटिक इंसुलिन बोल सकते हैं, ठीक है, सिंथेटिक इंसुलिन। तो देखो हम जो है, जब आपको पता है कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज रेगुलेट करता है, ठीक है, या ये बोल सकते हो कि ग्लूकोज के ब्लड के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं, बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये हमको कहां से मिलता था, काउ से हम निकालते हैं, या डॉग्स या पिग्स, यहाँ से बेसिकली इंसुलिन ये सोर्स सैक्रिफाइस करना पड़ता था, काउ डॉग या पिग को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, ठीक है, तो वहां से इंसुलिन आती। बट क्या है कि चूंकि ये सेम सोर्स तो थे नहीं, ठीक है, तो समटाइम्स कॉज एलर्जी, समटाइम्स कॉज एलर्जी। और दूसरा, आपको एनिमल की किलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक आई तो बेसिकली जो है स्ट्रक्चर देखा गया इंसुलिन प्रोटीन का कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन कोडिंग जीन्स, इंसुलिन प्रोटीन, तो इसको कौन बनाएगा, जीन्स, ठीक है, इस तरह से या सीधा सीधा, ठीक है।
ये ए जीन्स है, ये बी है, ये सी, ठीक है। ये तो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स, सॉरी मैंने बीच का उल्टा कर दिया, दिस इज सी एंड दिस इज, ठीक है। तो ये जीन्स है जहां पे इस तरह से ए सी बी जीन्स प्रेजेंट है, ए सी बी जीन्स प्रेजेंट है, जो डिफरेंट बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स को क्लोन करती है, कोड करती है, पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करती है, कोड करती है। मैं इसको ऊपर बना लेता हूँ, ये सी है, ये बी है, ये, और ये जो कोड कर रही है डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, तो ए कोड करेगी, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। और ये है प्रोइंसुलिन, पॉलीपेप्टाइड ए कोड, इसको स्मॉल में कर दो, स्मॉल में कर दो, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड के कोड फॉर ये डिफरेंट कोड, ठीक है। ये प्रोइंसुलिन, अब इसका जो मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन, तो मैचुरेशन के दौरान ये सी पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीएज मैचुरेशन कैसे होता है, इसका एक्शन होता है प्रोटीएज, और प्रोटीएज के एक्शन से ये जो ए है और ये जो बी है, ठीक है, सी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। सी रिमूव हो गया, सी रिमूव हो गया, ये ए है और ये बी, और इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बन गया। तो ये है, ये जो आपको दिख रही है, ये है एक्टिव इंसुलिन, ये एक्टिव इंसुलिन है या मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, एक्टिव इंसुलिन। इस तरह का जो है साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन, इट डेफिनेटली इट विल कोडेड बाय सम जीन्स, उन्होंने जीन्स को फाइंड आउट कर लिया और देखा कि बेसिकली जीन्स का जो है इस तरह से स्ट्रक्चर है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का इस तरह से स्ट्रक्चर। ये जो इंसुलिन है ये सी पेप्टाइड, ये क्या है, सी पेप्टाइड है, जिसको निकाल के बाहर किया गया विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेस। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना था, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके इसको सिंथेसाइज करना था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो ई कोलाई है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं होते, जैसे इस तरह से ये प्रोटीएज एक्शन कर रहा है, इसको कट कर रहा है, इस तरह के मॉडिफिकेशन ई कोलाई में पॉसिबल नहीं है, ई कोलाई बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने थोड़ा सा इस चीज को, ये जो प्रोटीन जो जीन्स है, ए जीन्स कोड फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, बी जीन्स कोड फॉर बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है इंसुलिन, तो इनको सेपरेटली जो है यहाँ पे या तो मैंने लिख देता हूं कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम विद ई कोलाई, ठीक है, इन सिंथेसाइजिंग इंसुलिन, इन सिंथेसाइजिंग इंसुलिन, इंसुलिन को सिंथेसाइज करने में जो प्रॉब्लम है ई कोलाई की, ठीक है, ई कोलाई की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ई कोलाई डजंट हैव मशीन, ई कोलाई डजंट हैव मशीन, to cleave the polypeptides, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड और इंसुलिन को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कंपनी थी, इली लिली, यूएस की कंपनी है इली लिली, ठीक है, इली लिली एक कंपनी है यूएस की, ठीक है।
तो इसने बेसिकली 1983 में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। 1983 में गॉट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का उन्होंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। ठीक है, क्या किया इन्होंने, दोनों पॉलीपेप्टाइड्स को जो है कोड करने वाली जीन्स को अलग अलग क्लोन कर दिया। ठीक है, मतलब क्या किया, वहां पर दो वेक्टर लिए, एक ये दूसरा ये, एक में बेसिकली एक में ए पॉलीपेप्टाइड क्लोन कर दिया, दूसरे में बी पॉलीपेप्टाइड क्लोन, और इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया कहां पे, इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब होस्ट के अंदर ये जो है वेक्टर एक्सप्रेस करेगा तो इसके प्रोटीन्स बनेंगे, होस्ट के अंदर ये प्रोटीन्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ए अपना बनाएगा और बी अपना बनाएगा, तो यहां से ए से बना ए पॉलीपेप्टाइड, बी से बना बी पॉलीपेप्टाइड। अब ये दोनों बेसिकली क्या कहते हैं, इनको बाहर निकाला गया। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, इनको प्यूरिफाई किया गया, और इसके नीचे ही लेगा नेक्स्ट में इन विट्रो। ठीक है, इस तरह से बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि फर्दर प्रोसेस कहाँ हुई, इन विट्रो लैब के अंदर। ठीक है, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड बन गई, जब उनको प्यूरिफाई कर दिया गया तो जो बेसिकली ए एंड बी का आपस में जो वो था स्ट्रक्चर था, ए एंड बी को इन विट्रो कंडीशन में क्रिएट किया गया। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी कंडीशन में हुआ है, और ये चीज इंसुलिन है, इसको मार्केटेड किसके नाम से किया जा रहा है, मार्केटेड इन द नेम ऑफ ह्यूमलिन, मार्केटेड एज ह्यूमलिन, ह्यूमलिन के नाम से बेसिकली, मतलब दोनों को सेपरेटली बोथ ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड जीन कोडिंग पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी आर क्लोन्ड सेपरेटली, इनको क्या किया, सेपरेट क्लोन किया। ठीक है, सेपरेट क्लोन किया। तो ये तो हो गया है आपका ह्यूमलिन जीन थेरापेटिक्स में, ये तो आपका थेरापेटिक्स हो गया। ठीक है, अब थेरापेटिक्स के बाद अब देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब जो मेडिसिन एप्लीकेशन इन मेडिसिन है, उसका सेकंड पार्ट है जीन थेरेपी। ये कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया? यस सर। ठीक, याद रखना कि ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड को लेबोरेटरी कंडीशन में किया गया है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहां पे क्रिएट किया गया, या ये बोल सकते हो एक्टिव इंसुलिन कहां पे क्रिएट की गई, लेबोरेटरी कंडीशन में एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, आप लिख लो चाहे एक्टिव इंसुलिन या ह्यूमलिन का जो फाइनल स्टेप है, ह्यूमलिन का जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप वो कहां पे है, लेबोरेटरी में। अब आते हैं जीन थेरेपी। नेक्स्ट जीन, मतलब कि कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिनको आप मेडिसिन से नहीं कर सकते हो उनका क्योर। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, जीन थेरेपी यूज करते हो। ये क्या है जीन थेरेपी, इंट्रोडक्शन है बेसिकली, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन पेशेंट बॉडी। ठीक है, इन पेशेंट बॉडी, दिस इज नोन एज जीन थेरेपी।
इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। एग्जाम्पल देखो स्किड, एक डिजीज है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जाम्पल देखो आप, स्किड सीवियर कंबाइंड immunodeficiency syndrome। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल, 4 ईयर ओल्ड, उसके अंदर ये इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, उसके अंदर ये इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम था। अब सीवियर इस स्किड में क्या होता है, एक्चुअली जो WBC है, ये याद रखना, सफरिंग फ्रॉम स्किड, ठीक है। अब ये स्किड होता क्या है उसकी चीज, ये अफेक्ट करता है WBC, इसका जो सेल अफेक्टेड सेल है वो क्या है, WBC में बेसिकली WBC की सिंथेसिस में, ठीक है, एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, यहाँ पे पाया जाता है एडिनोसिन डीएमिनेज, इसको शार्ट में बोलते हैं ADA जीन्स, ADA, ठीक है। ये बेसिकली मतलब एंजाइम है जिसको एक जीन कोड करती है, ठीक है। तो स्किड के पेशेंट में ये डिफिशिएंट, ठीक है, डिफिशिएंट इन स्किड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अच्छा इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप देखो, एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्टली ये पेशेंट के शरीर में ये एंजाइम इंजेक्ट करा दो, पर ये भी बहुत दिन नहीं चलेगा, बार बार डोज देना पड़ेगा, बार बार डोज देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सोल्यूशन अगर मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इसके सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन में आप ये बोल सकते हो, एक तो कि आप डायरेक्ट जो है इंजेक्ट करा दो, तो वो भी बेसिकली आपको बार बार डोज देना पड़ेगा। दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट, सॉरी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते। अगर मैं इसके बोलूं कि आप इसके सोल्यूशन को बताओ कैसे सॉल्व, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, तो एक है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब आप एंजाइम बार बार इंजेक्ट करते हो, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करो ताकि वो जो सिर्फ ये एंजाइम बना रही है वो दोबारा से वहां पे बन जाए, और वो भी क्या है, वो भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आपको हर बार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, ये दोनों के दोनों जो स्ट्रेटजी है, both strategy are not completely or curable, ठीक है। तो इसको इसको जो है क्या कहते हैं, ये वो जो है दोनों कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, इसके लिए आई जीन थेरेपी, ठीक है। इसके लिए क्या यूज किया गया, इन दोनों प्रॉब्लम को छोड़ के, सोल्यूशन को छोड़ के एक और स्ट्रेटजी है, दैट स्ट्रेटजी इज नोन एज जीन थेरेपी, ठीक है। सुन रहे हो आप लोग या नहीं? यस सर। टाइम कितना हो गया बच्चे? और 6 मिनट है सर। चलो
ये तो आप एक ले लो कि नॉर्मल कॉपी ऑफ फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस पीरियडिकली इन WBC, ठीक है, WBC पर ये पीरियडिकली इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट ये समझ रहे हैं कि अगर ये पता चल जाए कि इस बेबी के अंदर, मतलब अगर पेरेंट्स के अंदर इस तरह का डिफेक्ट है तो इसको यूज किया जा सकता है। अगर पता चल जाता है पहले, तो अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज पे ही अगर वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो पहले से ही प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छा ये चीज जो इंट्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरल, विद द हेल्प ऑफ disarmed retroviral vector। और साइंटिस्ट ये चीज मत लिखो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि साइंटिस्ट क्या सोच रहे हैं कि अगर अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज में इस जीन को डाल दिया जाए तो ये बार बार पीरियोडिक इंट्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। चलो अब इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला पार्ट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, अब आपको पता है, पहले आप देखो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस कौन कौन सा। अगर आपको डायग्नोज करना हो डिजीज को, तो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस है उसमें क्या यूज किया जा रहा है, या तो यूरिन टेस्ट करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं। बट ये जो ट्रेडिशनल डायग्नोसिस है इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज नॉट पॉसिबल। अगर अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज पॉसिबल नहीं है यहाँ, ठीक है, तब तक जब तक आप टेस्ट कराओगे तब तक तो डिजीज अपना भयंकर रूप ले चुकी हो। तो उसके लिए क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लो, ठीक है, ये स्लो है एंड पैथोजन ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटेड। जब तक आपके पास रिजल्ट आएगा तब तक पैथोजन मल्टीप्लाई कर चुका हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर चुका हो। तो आज का, इसी वजह से आजकल जो है एडवांस मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। Therefore, these days advanced methods use, और उसमें आते हैं आपकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आपके पीसीआर, एल्जा प्रूफ्स, ऑटो रेडियोग्राफी, पीसीआर पढ़ा चुका हूँ। एलिजा, इसका फुल नेम है एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूलर प्रूफ्स ये, इसी तरह से मॉलिक्यूलर प्रूफ्स के बाद ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ये यूज किया जा रहा है।
ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है ये आपका फास्ट, ठीक है, ये फास्ट है और एडवांस भी, ठीक है, एडवांस है। अब पीसीआर के लिए देखते हैं। पीसीआर पीसीआर बेसिकली कहाँ पे यूज होता है? रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन एड्स पेशेंट, रूटीनली used to detect HIV in AIDS पेशेंट में यूज होता है। टू डिटेक्ट gene mutation in suspected cancer patient, सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में यूज होता है। एलिजा का जो यूज है, एलिजा, ये भी यूज किया जाता है टू डिटेक्ट HIV बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। कॉपी कर लिया इसको? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब जो मॉलिक्यूलर प्रोब है वो सिंगल स्टैंडर्ड या डीएनए टैग्ड विद रेडियो, या इस तरह से बोल सकते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए टैग्ड विद, या इस तरह से बोल सकते हैं लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव जो है क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ उसको लेबल कर दिया जाता है, ठीक है, मटेरियल के साथ, मटेरियल and allowed to bind with target DNA. Hybridized with complementary DNA, और इसको बाद करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे फिल्म के साथ इसकी ऑटो रेडियोग्राफी है। कहाँ पे यूज करते हैं?
suspect of mutation, suspect of mutation, suspect of mutation जो है क्या कहते हैं इससे, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो डिटेक्शन है वो किससे होगा, यहाँ पे लिख दो डिटेक्टेड बाय, और एक और चीज यहाँ पे लिख दो, नॉर्मल जो डीएनए होगा, नॉर्मल डीएनए विल हाइब्रिडाइज, हाउएवर जबकि जो म्यूटेटेड डीएनए होगा, म्यूटेटेड डीएनए will not तो सस्पेक्ट ऑफ म्यूटेशन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट से डिटेक्ट हो। तो यहां से मैंने आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी फिनिश कर दिया। अब आपको होमवर्क दे रहा हूं, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इस चैप्टर में, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जरूर नेक्स्ट लेक्चर पे आऊंगा तो मैं थोड़ा सा जरूर इसके बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। एक इंट्रोडक्शन मतलब जो पार्ट में दिखा नहीं रहा हूं उसको मैं हल्का सा डिस्कस करूंगा, बट आप इससे पहले पढ़ लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर मेरा ओवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पे जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर।